ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है समाचार टुडे के खास प्रोग्राम 10 शख्सियत में। आगे की बातचीत हम करते हैं धीरेन्द्र मोहन कटियार जी से, जो लगातार समाज के हितों में काम कर रहे हैं। चाहे वो दिसंबर की कड़क ठंड हो, चाहे वो कोरोना की महामारी हो, उसमें लगातार काम कर रहे हैं। चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, उनको खाना खिलाने की बात हो, उन तक घर को पहुंचाने की बात हो, लगातार इन सब में लगातार भाग ले रहे हैं। आइए आगे की बातचीत करते हैं। सर, जो आजकल के प्रतिभा बालक हैं और बालिकाएं हैं, उनके लिए क्या आपकी संस्था कुछ कर रही है? हम लोग प्रतिभावान छात्र छात्राओं के जो प्रत्येक वर्ष यूपी बोर्ड की आईसीएसई बोर्ड में प्रथम स्थान पाते हैं, उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। और यदि उनको आवश्यकता पड़ती है, जो प्रतिभावान है किंतु निर्धन है, उनको अगले एडमिशन में कोई आर्थिक दिक्कत आती है तो हम लोग संस्था से उनको आर्थिक मदद भी देते हैं। दूसरा, ऐसे युवक युवती जो शिक्षा पूरी होने के उपरांत किसी शानदार प्रतिभावान काम को करते हैं, जैसे किसी का आईएएस में सिलेक्शन हो गया, या किसी ने फिल्म क्षेत्र में कोई बड़ा उत्कृष्ट योगदान दिया, किसी ने खेल क्षेत्र में दिया, तो हम उनको कुर्म क्षत्रिय सभा की ओर से कुर्म क्षत्रिय रत्न से सम्मानित करते हैं और उनको आर्थिक सहायता भी देते हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, कौन बनेगा करोड़पति एक प्रतियोगिता चलती थी, अमिताभ बच्चन साहब उसको चलाते थे। उसमें मोतिहारी जनपद बिहार के सुशील पटेल ने 5 करोड़ रुपए जीते थे। संस्था ने उनको लखनऊ में आमंत्रित किया था और उनको बुलाकर यहाँ पर सम्मानित किया। उनके साथ उनका पूरा परिवार 11 लोगों का आया था। सबको 11-11 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर जाके वो और अपना काम कर सकें। उसके उपरांत अभी निधि पटेल ने एथलीट प्रतियोगिता में, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। उनको भी 15 मार्च को सम्मानित किया जाना था, कोरोना की वजह से कार्यक्रम टल गया, तो उनको घर जाके उनका मोमेंटो ट्रॉफी वगैरह दिया गया। इस तरह से हम लोग समय समय पर, और जो अभी लड़के आईएएस में सिलेक्ट हुए हैं, पिछले साल हुए थे, उनको भी सम्मानित किया गया था। तो हम लोग उनको सम्मानित करने और एक ये भी कार्यक्रम चला रहे हैं कि जो बच्चे रिटर्न कार्यक्रम में सिलेक्ट होते हैं, कुर्मी क्षत्रिय भवन पर हम लोग इंटरव्यू से पहले एक रिफ्रेशर, एक प्रशिक्षण टाइप का क्लास रखते हैं, जिससे हम वरिष्ठ अधिकारी को बुलाते हैं जो अनुभवी हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से इंटरव्यू दिया जाता है, किस तरह से कमीशन में आप जाएंगे, किस तरह से प्रस्तुतिकरण करेंगे। ये कार्यक्रम मेधावी छात्र छात्राओं के लिए चला रहे हैं। अच्छा सर, ये जो समाज सेवा के बीड़ा आपने उठाया, ये आजकल आप देखिए लोग एक पद को नहीं संभाल पाते हैं। आप इतना बड़ा जिम्मेदारी की जो पद है लगातार काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ उपाध्यक्ष के पद पे काम कर रहे हैं, तो ये आपके मन में आखिर कब जिज्ञासा हुई और कैसे आया? ये जब मैं क्राइस्ट कॉलेज कानपुर में ही पढ़ता था, उसी समय से हमारा जुड़ाव हो गया था। और उस समय डीजीपी जो यूपी के थे, रिटायर्ड हो गए थे, महेंद्र सिंह गंगवार साहब, वो अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के अध्यक्ष थे। कानपुर में बर्रा में एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, तो कुछ साथियों ने मेरे से कहा कि चलिए वहाँ कुछ मदद करनी है। तो सचान गेस्ट हाउस में उनके लिए भोजन बन रहा था, तो मैं वहाँ गया, तो उनके लिए भोजन बनवाने मैंने मदद किया। उसके बाद उसको समझा, थीम को समझा, सब्जेक्ट को समझा, विचारों को समझा, और तब से मेरे मन में था कि हम किसी लायक हो जाएं तो हम तुरंत किसी न किसी सामाजिक संगठन से जुड़ जाएंगे और इन कामों को करेंगे। मुख्य रूप से सामाजिक कार्य जो है ये थैंकलेस जॉब होता है। तो जिसको ईगो प्रॉब्लम हो, जिसको सम्मान की ज़्यादा आशा हो, वो ये काम नहीं कर पाता। ये एक ऐसी विधा है जिसमें असम्मान भी झेलना पड़ता है, तरह तरह की टिप्पणियाँ भी झेलनी पड़ती हैं, आलोचनाएं भी झेलनी पड़ती हैं। कभी कभी मैं भाषण दे रहा होता हूँ तो पीछे से कुछ लोग टिप्पणी करते हैं, मैं उसको इग्नोर करता हूँ, अपनी बात को कहता हूँ। और इस समय जब साइबर टेक्नोलॉजी आ गई है, तो बार बार मैं ये जोर देता हूँ युवाओं के लिए कि साइबर टेक्नोलॉजी, इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। इसको आप अपने रोजगार का साधन बनाएं, इसको आप अपने व्यवसाय का साधन बनाएं, इससे आप अन्य लाभ उठाएं, सूचनाओं का आदान प्रदान करें, परंतु इसका दुरुपयोग न करें। यह मेरा फोकस युवाओं के लिए हमेशा रहता है। सर, आपके साथ ऐसा कोई पल, अच्छा या बहुत बुरा, जो आप हमसे शेयर करना चाह रहे हो? एक बार मैं झारखंड में जमशेदपुर में कार्यक्रम में गया। वहाँ के उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो साहब थे। उस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद कुछ लोगों ने मेरी बात एक अधिकारी से कराई, जो केरल के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर थे। बातचीत हुई तो वो कानपुर के थे, आईआईटी कानपुर में उनके पिताजी पढ़ाते थे। तो मेरे नंबर का आदान प्रदान हो गया। और उसके बाद मैं लखनऊ आया, तो महीने खान बाद मैंने उनको फ़ोन किया तो नहीं उठा, लेकिन रात में उनका बैक फ़ोन आया।
तो उन्होंने जो घटना बताई कि साहब मैं आपका फ़ोन क्यों नहीं उठा पाया, उन्होंने बताया कि साहब मैं एक दूरस्थ गांव में पंचायत करने गया था, और पंचायत ये थी कि एक गांव में, पूरे गांव में पूरा दलित और पिछड़ा जितने गांव के लोग थे उन सभी लोगों ने एक साथ क्रिश्चियन धर्म अडॉप्ट कर लिया था। इसमें बवाल फैला कि क्रिश्चियन सोसाइटी ने जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया। कलेक्टर साहब वहां पर पंचायत करने गए और उन्होंने उसका जो काज ऑफ डिस्प्यूट पाया वो ये था कि उस गांव में जब कोई मर जाता था तो उसकी डेड बॉडी ले जाने के लिए जो रास्ता था वो संपन्न वर्ग के गांव के सामने से था, तो उस रास्ते पर उनको जाने से मनाही थी, और वो डेड बॉडी लेके सर पे लेके और नाले की रास्ते से, जिसमें कील कांटे सब थे, नंगे पैर ले जाते थे 5 किलोमीटर दूर। इन चीजों से बचने के लिए क्रिश्चियन सोसाइटीज ने ये कहा कि हम आपको इज्जत देंगे, हम आपको सम्मान देंगे, और आप अगर हमारा धर्म अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप गांव में ही अपना कब्रिस्तान बना सकते हैं, क्रिश्चियन कब्रिस्तान। इस वजह से पूरे गांव ने एक मत होकर क्रिश्चियन धर्म अडॉप्ट कर लिया। तो मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ और धक्का भी लगा कि मैं सामाजिक कार्यक्रमों में बड़े शहरों में जाता हूँ, मुझे अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जाने की जरूरत है, और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके विचारों को बढ़ाने की जरूरत है, उनको जगाने की जरूरत है कि इन प्रवृत्तियों से इस समाज को कब मुक्ति मिलेगी, जो कि हमारे संगठनों का मूल आधार और मूल उद्देश्य है कि दबे कुचले पिछड़े समाज को हम आगे लाएं, उनको अधिकार दिलाएं। इस घटना से मैं काफी द्रवित हुआ और बीच बीच में मैं उनसे बात करता रहा, और इसी कारण से हमने दूरस्थ साउथ इंडिया में तंजौर में अधिवेशन रखा था कि वहां भी जागरूकता फैले। उसके बाद अभी शिरडी में रखा गया, तो शिरडी धार्मिक प्लेस है, वहाँ पहले से लोग बहुत जागरूक हैं, लेकिन इससे पहले रांची में रखा था, वहाँ राष्ट्रीय महिला अधिवेशन था, तो महिलाओं को जागृत करने के लिए रांची में कार्यक्रम रखा गया था। तो इस तरह से हमने अपना काम का तरीका बदला और कार्यक्रमों के जो प्लेस थे उनको भी बदला, और ये कोशिश की कि दूरस्थ जिलों में जो पिछड़ा एरिया है और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम लगा के सम्मेलन करके जागरूकता फैलाई जाए, उन्हें अपने अधिकारियों के लिए जागृत किया जाए। उस घटना से मुझे काफी मेरे में परिवर्तन आया और मैंने अपना दायरा बढ़ाया उसके अनुसार। सर, आपने काम के बीच में आपने कई जो पत्रिका हैं उनका आपने संपादन भी किया है, जैसे तरोड़पुंज है, कुर्मी रत्न है, कुर्मी प्रभात है। तो इन पुस्तकों में आखिर आपने क्या संदेश दिया है और समाज इसको क्यों पढ़े सर? कुर्मी प्रभात एक पाक्षिक पत्र था और उसको 2007 से 12 के बीच में चालू किया गया था और मैं उसका संपादन करता था। मुख्यतः उसमें हम निर्धन या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, उनके बच्चे बच्चियों को विवाह के लिए वैवाहिक विवरण मुख्यतः उसमें मैं उपलब्ध कराता था। उसमें लोग अपना मैसेज भेजते थे कि साहब मेरी बेटी है, मेरा बेटा है और दहेज रहित विवाह मैं करना चाहता हूं, तो उनका मैं विवरण उसमें छापता था और समाज से संबंधित जो घटनाएं होती थी वो भी उसमें छापा जाता था, जिससे समाज को ये मैसेज आता था कि हाँ, सामाजिक कल्याण के लिए कोई कार्यक्रम हो रहे हैं और हम भी जाके वहाँ लाभ उठाएं। और वैवाहिक सुविधा जो दी जाती थी उससे लोगों का संपर्क बहुत कम किराए में, कम समय में हो जाता था। पहले लोग लड़का देखने जाते थे, प्रयास करते थे, किराया खर्च करते, दूसरे जिले में जाते थे। अब मोबाइल नंबर दे दिया जाता, ईमेल दे दिया जाता, तो उससे उनको सुविधा हो जाती। मुख्यतः अमृत जो वो प्रभात, कुर्मी प्रभात था, उसका मुख्य उद्देश्य ये था। उसके बाद तरुणपुंज पत्रिका एक वार्षिक है और इसे विशेष रूप से अधिवेशनों के अवसर पर प्रकाशित किया जाता है, जिसमें विभिन्न लोग जो अपने अपने लेख देते हैं, तो लेखन क्षमता डेवलप होती है उनकी, जो लोग अपने लेख देते हैं। दूसरा मुख्य था कि जितने पूर्व के महापुरुष हैं, जिन्होंने जो काम किए, जीवन न्यौछावर किया, उनका जीवन वृत्तांत रहता है, जिससे आगे लोग प्रभावित हों और उनकी विचारधारा को स्वीकार करें। और तीसरा ये कि सामाजिक संगठन ने 1894 से अभी तक क्या किया, इन सबका ब्यौरा भी रहता है। और इस समाज में हजारों जातियों के नाम से लोग हैं। कुर्मी जाति में ही कम से कम 250-300 उपजातियां हैं, जिनके नाम मैंने भी कभी नहीं सुने थे। जब हम उड़ीसा, झारखंड या बिहार जाते हैं, नए नए नामों से वहां पर लोग आते हैं। तो इस पत्रिका का उद्देश्य यह है कि जन जागरण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक विषय वस्तु उपलब्ध कराना। तीसरा, अभी हम लोगों ने उस पर काम चालू किया और इस समय प्रिंटिंग में है, एक कुर्मी समाज प्रबोधनी पुस्तिका लिखी जा रही है। उसमें उत्तर प्रदेश के 13 महापुरुषों के जीवन वृत्तांत को सम्मिलित किया गया है, जिसमें पटेल राम कुमार वर्मा जी का जीवन वृत्तांत भी है
और रिटायर्ड डीजीपी स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह गंगवार का वृत्तांत है, श्री धर्मेंद्र देव जी जो मेंबर कमीशन थे उनका वृत्तांत है, महान फ्रीडम फाइटर श्री मौजीलाल महाशय जी उनका जीवन वृत्तांत है, पूर्व विधायक रामदेव पटेल का जीवन वृत्तांत है। तो इस तरह से 13 महापुरुषों को उसमें सम्मिलित किया गया है और उसका द्वितीय चरण जब आएगा तो उसमें कमेटी ने डिसाइड किया है कि इस बार हम प्रदेश के बाहर के जो महापुरुष हैं, मध्य प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, वहाँ के महापुरुषों का जीवन वृत्तांत हम उसमें छापें, उनकी शिक्षाओं को छापें, जिससे लोगों को उनके बारे में जानकारी मिल सके और उनसे प्रेरणा ले सके। सर आप एक युवा हैं, हम तो आपको युवा ही कहेंगे क्योंकि 40 साल के ऊपर हैं, तो आप युवाओं के लिए साथ साथ समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को चूंकि अब सरकारी नौकरी के साधन कम हो गए हैं, सोर्स कम हो गए हैं, अवसर कम हो गए हैं, तो युवाओं को सरकारी नौकरी जिनको मिल जाए ठीक है, जिनको नहीं मिलती तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और उनको काम करने के अब नए नए क्षेत्र पैदा हुए हैं, जैसे साइबर क्षेत्र है। और मैं कोशिश विशेष रूप से ये आग्रह करता हूँ इस समाज के लोगों का कि प्रेस मीडिया के क्षेत्र में उनकी कोई भूमिका नहीं है, ना कोई टीवी चैनल है, ना कुछ उनका न्यूज एजेंसी है। तो मैं चाहूँगा कि इस क्षेत्र में जो पत्रकारिता का क्षेत्र है, इसमें भी युवा लोग उतरे, इसको अपना कैरियर बनाएं और उसमें जाके अपना 2 पैसे कमा के अपना जीवन संपन्न करें। दूसरा एक क्षेत्र साइबर साधनों का है, तो ये फेसबुक, व्हाट्सएप जितने साइबर साधन है, इसके संबंध में मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस, मोबाइल बेचने का बिजनेस या साइबर सेंटर का बिजनेस, ये करके युवा लोग लाभ उठा सकते हैं। और तीसरा, युवाओं के लिए एक और भी विधा है जिसको आमतौर पर लोग एक वर्ग विशेष की आधिपत्य वाली विधा समझते हैं, एक ज्योतिष विधा। ज्योतिष लखनऊ विश्वविद्यालय में ज्योतिष के क्लास चलते हैं और कोई भी छात्र जो बीएससी संस्कृत से हो या बीएससी मैथ से हो या इंटर में संस्कृत रही हो, वो ज्योतिष में एडमिशन लेकर एक ज्योतिषी भी बन सकता है। और इस समय जो सामाजिक अनुष्ठान होते हैं उनको कराने का एक पुरोहित भी बन सकता है। मिलिट्री सर्विसेज में या जितने पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उन सब में पुरोहित का एक पद होता है, प्रवचक का एक पद होता है। तो जो भी ज्योतिष से वहां से स्नातक करेगा, परास्नातक करेगा, उसके लिए उन विभागों में नौकरी पाना अत्यंत आसान होगा। क्योंकि मैंने कई बार विज्ञापन देखा कि भारतीय सेना का विज्ञापन देखा, पुरोहित आर्थिक प्रवचक करके पद निकलता है। जो वहां पर रेजिमेंट्स हैं वो अलग अलग नाम से, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, हर रेजिमेंट्स में तरह तरह के लोग हैं, सब किसी न किसी धर्म के लोग हैं। तो जब किसी के धर्म से संबंधित कोई अनुष्ठान करना हुआ, कोई त्योहार हुआ, उस अवसर पर वो सरकारी प्रवचक हैं और सरकारी जो पुरोहित हैं वो काम करते हैं। और ये प्रवचक पुरोहित चारों धर्मों के होते हैं, क्रिश्चियन भी होगा, हिंदू भी होगा, मुस्लिम भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा, चारों धर्म के लोग रखते हैं। तो मेरा एक ये भी आग्रह है युवाओं से कि इस विधा में भी प्रवेश करें और इसमें जो एकाधिकार है वो समाप्त होगा, सभी लोगों को अवसर मिलेगा। और एक विधा और है चित्रकारी, फिल्म, पेंटिंग। इस विधा में जिनका इंटरेस्ट हो तो गार्जियन से मेरा अनुरोध है कि ऐसे बच्चों को अगर उनको इंटरेस्ट है तो उस पर ये दबाव ना डालें कि आप सीपीएमटी करिए, आप इंजीनियरिंग करिए। वो अगर चित्रकारी में जाना चाह रहा है तो उसको चित्रकारी में करना चाहिए। और मैं उदाहरण दूंगा, फतेहपुर का एक लड़का शैलेंद्र उत्तम है, बहुत ही गरीब है और चित्रकारी और काष्ठ कला जिसको कहते हैं इतना जानता है, हैंडीक्राफ्ट जिसको बोलते हैं, कि उसने गेहूं के दाने से 1 रुपए का सिक्का बनाया था और उसमें 5 कुंटल गेहूं का दाना लगा था। पूरा सिक्का था 1975 से इमरजेंसी के बीच में जो सिक्का चला था, उसमें गेहूं की 2 बालियां बनी थी। उसको उसने एक एक दाने से बनाया और बड़ा किया, उसको प्रदर्शनी में रखा गया था। उसके लिए उसको सम्मानित भी किया गया, उसको अवार्ड मिला। हमने उसके लिए यश भारती सम्मान के लिए संस्तुति की थी, सरकार ने जवाब दिया कि यश भारती सम्मान अभी रोक दिया गया है। उसके उपरांत मैंने कृषि निदेशक से आग्रह किया कि उसने जो गेहूं के दाने से सिक्का का मॉडल बनाया है उसको आप कृषि विभाग में उसको रखवाएं देखने के लिए। तो उन्होंने एक टीम गठित की और हम लोग उसके घर पे देखने गए। गरीब था तो किराए पर रहता है, तो उसने बाहर खुले में रख रखा था। तो गेहूं के दानों में दीमक लग गया, घुन लग गया, तो वो बेकार भी हो गया। अब वो चावल के दानों से एक स्टैचू बना रहा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की।
तो इस टाइप की जो कलाएं हैं जिसमें युवाओं की रुचि है, तो गार्जियन को चाहिए कि उसी में प्रोत्साहन देना चाहिए, उसी में वो अच्छा योगदान कर सकता है, नाम भी कमा सकता है, 2 पैसे भी कमा सकता है। सर, आपने समाचार टुडे के खास प्रोग्राम में भाग लिया, इसके लिए समाचार टुडे और पूरी टीम आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। धन्यवाद, और आगे फिर जब आप मेरी सेवाएं चाहेंगे मैं उपलब्ध रहूंगा। तो आपने देखा लखनऊ विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव और पूर्वी क्षेत्रीय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धीरेन्द्र मोहन कटियार जी ने हमसे बातचीत की। हम और हमारी टीम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। अगले नए सप्ताह में फिर हम आपको एक नई शख्सियत के साथ रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।